हेलो चिल्ड्रन, इंग्लिश गुरु चैनल में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए कक्षा 7वीं का हनी कॉम्ब बुक का चैप्टर 5 क्वालिटी लेकर ये वीडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुए हूँ। आई होप you enjoy and you like this video, and I hope this video will help you understand the chapter thoroughly and clearly. So let's start the chapter quality. Before you read, कैन अ शू मेकर बी कॉल्ड एन आर्टिस्ट? क्या एक जूता बनाने वाले को कलाकार बोल सकते हैं? यस, बोल सकते हैं इफ़ ही हैज़ द सेम स्किल एंड प्राइड इन हिज ट्रेड एज एनी अदर आर्टिस्ट एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू। बिल्कुल बोल सकते हैं हम एक शू मेकर को एक आर्टिस्ट, यदि वो अपने इस ट्रेड से, जो उसका काम है, जो उसका बिजनेस है, उसे उसमें उतनी ही कुशलता और उतना ही गर्व महसूस होता हो जितना किसी भी दूसरे किसी कलाकार को अपने ट्रेड में या अपने काम में होता हो। यानी कि उसे खुद इस काम में अगर सेटिस्फेक्शन है, अगर वो खुद इस काम को रिस्पेक्ट देता है, तो हम उसे एक आर्टिस्ट बिल्कुल बोल सकते हैं। मिस्टर गेस्लर, अ जर्मन शू मेकर सेटल्ड इन लंडन, इज़ ए परफेक्ट आर्टिस्ट। मिस्टर गेस्लर जो जर्मन के हैं, वो उनकी नेशनैलिटी जो है वो जर्मन से है। वो एक जूता बनाने वाले हैं और वो लंदन में सेटल्ड हैं, यानी कि वो वहीं बस गए हैं। वो एक बहुत ही परफेक्ट आर्टिस्ट हैं, बहुत ही सधे हुए एक कलाकार हैं। और उनकी कलाकारी किस में है? उनके जूता बनाने में। रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स हिज लाइफ टू हिज आर्ट। तो ये कहानी हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी को अपनी इस कला के लिए कुर्बान कर देते हैं। क्वालिटी, क्वालिटी का मतलब होता है विशेषता या खासियत। तो यहाँ हम किसकी क्वालिटी की बात कर रहे हैं? मिस्टर गेस्लर के बनाए हुए जूतों की खासियत और उनकी क्वालिटी के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर गाइस। आई न्यू हिम from the days of my extreme youth because he made my father's boots. आई यहाँ पर जो हैं वो नरेटर हैं जिन्होंने ये चैप्टर हमें बताया है। वो मिस्टर गेस्लर के बारे में हमें बताएंगे। तो वो कहते हैं कि मैं उन्हें अपने बहुत ही छोटे से, जब वो बहुत छोटे थे, एक्सट्रीम यूथ मतलब बहुत ही छोटापन, मतलब छोटपन था, बचपन था उनका, जब से वो उन्हें जानते थे। बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट्स। क्यों जानते थे? क्योंकि उनके पिताजी के बूट्स भी मिस्टर गेस्लर ही बनाया करते थे। ही लिव्ड विद हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप विच वॉज इन ए स्मॉल बाय स्ट्रीट इन अ फैशनेबल पार्ट ऑफ लंडन। वो अपने बड़े भाई के साथ इसी दुकान में रहते थे, और वो दुकान जो थी, जो फैशनेबल पार्ट है लंदन का, जिसको कि बहुत अमीरों का इलाका माना जाता है, उसके साथ लगती एक गली में वो अपने भाई के साथ इसी दुकान में रहते। द शॉप हैड अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन। मतलब कि इनकी जो दुकान थी मिस्टर गेस्लर की, वो थोड़ी अलग किस्म की थी। देयर वॉज नो साइन अपॉन इट अदर दैन द नेम ऑफ गेस्लर ब्रदर्स एंड इन द विंडो अ फ्यू पेयर ऑफ बूट्स। क्या डिफरेंट था? इनकी दुकान क्यों अलग थी? क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कोई भी साइन बोर्ड नहीं लगाया हुआ था और सिर्फ ये नाम लिखा हुआ था, गेस्लर ब्रदर्स। और जो विंडो थी, जो खिड़की होती है जिसमें जूते सजा कर रखते हैं दुकानदार, उसमें कुछ ही जोड़े जूतों के, बूट्स के बने हुए थे। ही मेड ओनली वट वाज ऑर्डर्ड एंड वट ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट। वो सिर्फ वही जूते बनाते थे जिनका उन्हें ऑर्डर मिलता था, और जो भी वो बनाते थे वो कभी फेल नहीं होता था फिट आने के लिए। यानी कि जितने नाप का उन्होंने जूता बनाया होता था वो फिट आता था हमेशा, यानी कि कभी छोटा हो गया या बड़ा हो गया। ही नेवर फेल्ड, ही मेड नेवर फेल्ड टू फिट, यानी उनका बनाया हुआ जूता हमेशा परफेक्ट होता था। तो इसीलिए उनको एक आर्टिस्ट कहा गया है। टू मेक बूट्स such boots as he made seemed to me then, and still seems to me, mysterious
एंड वंडरफुल। वैसे जूते बनाना जैसे कि वो बनाया करते थे। सीम्ड टू मी देन, तब मुझे ऐसा लगता था। एंड स्टिल सीम्स टू मी, और आज भी मुझे ऐसा ही लगता है जैसे कि उसमें कोई रहस्य हो और कुछ वंडरफुल यानी कि अद्भुत उसमें कोई बात हो। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. मुझे याद है कि मैंने किस तरह एक बार अपना जूता, अपना पाँव, माई यूथफुल फुट, यूथफुल मतलब उस समय वो थोड़े यंग होने लग गए थे, थोड़े जवान हो रहे थे, तो अपना पाँव उन्होंने उनकी तरफ आगे बढ़ाते हुए बड़े शर्माते हुए कुछ रिमार्क किया था, कुछ कहा था। वो उनको याद है। किनको याद है? नरेटर को। और क्या उनका रिमार्क था? उन्होंने पूछा मिस्टर गेस्लर से, इजंट इट ऑफुली हार्ड टू डू मिस्टर गेस्लर? मिस्टर गेस्लर, क्या आपको नहीं लगता कि ये बहुत मुश्किल काम है? क्या पूछा उन्होंने? क्या आपको नहीं लगता कि ये जूते बनाना जो है वो इतना मुश्किल काम है? एंड हिज आंसर गिवन विद अ सडन स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, इट इज़ एन आर्ट। और उन्होंने जवाब में, उनके चेहरे पर अचानक से एक स्माइल आई और वो स्माइल उनकी दाढ़ी की जो लालिमा थी उसके अंदर से भी नरेटर को दिखी, और उन्होंने वो स्माइल देते हुए कहा, इट इज़ एन आर्ट। तो ये जो लिखा हुआ है ID, ये ID को आपने इड लिखा है यहाँ पे, ये जर्मन एक्सेंट है क्योंकि वो जर्मन से बिलोंग करते हैं। तो उन्होंने कहा कि ये एक आर्ट है, कला है। इट इज़ एन आर्ट सेड विद अ जर्मन एक्सेंट। तो उन्होंने ये कहा कि ये एक कला है और उनके बोलने में जर्मन का एक्सेंट था। लास्टेड टेरिबली, लास्टेड वेरी लॉन्ग। ये जूते बहुत ज़्यादा दिन तक बनते हैं, सॉरी बनते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा दिन तक चलते हैं, बहुत लंबे समय तक ये चलते हैं क्योंकि मैंने ऐसे बनाए हैं। ये आर्ट है, ये मेरा एक कारीगरी है। मैं ऐसे जूते बनाता हूँ जो बहुत ही पक्के, मजबूत और लंबे समय तक चलते हैं। It was not possible to go to him very often. His boots lasted terribly, having something beyond the temporary, some essence of boot stitched into them. तो उनके पास बार बार जाना संभव नहीं था। क्यों? क्योंकि उनके बनाए हुए जो जूते थे वो बहुत ही मजबूत, बहुत ही लंबे समय तक चलते थे, और हैविंग समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी, टेम्परेरी मतलब जो जल्दी ख़त्म हो जाती हैं चीज़ें, तो वो उनसे कुछ अलग ही किस्म के थे जो बहुत लंबे समय तक चलने वाले, और लेकिन टेम्परेरी नहीं थे, वो बहुत परमानेंट शूज़, मतलब जो बहुत लंबे समय तक कोई इंसान यूज़ कर सकता है। मतलब आप पहन पहन के थक जाओ, बोर हो जाओ, लेकिन वो जूते टूटते नहीं थे। और उनके अंदर से जो इसेंस, जो उनके व्यापार की कुशलता की जो खुशबू थी, यानी कि उनकी जो कारीगरी की खुशबू थी, वो उसमें से आती हुई महसूस होती थी। One went in, not as into most shops, but restfully as one enters a church, and sitting on the single wooden chair waited. कोई भी ग्राहक अन्य दुकानों की तरह इस दुकान में नहीं जाता था, अपितु ऐसे जाते थे जैसे आदर से किसी गिरजाघर में कोई प्रवेश करता हो। और वहाँ पे एक ही सिंगल वुडन चेयर, एक ही इकलौती लकड़ी की चेयर पर बैठकर उसे वेट करनी पड़ती थी। यानी कि उनकी दुकान में ज़्यादा ग्राहक इकट्ठे नहीं जाते थे, मतलब बहुत कम लोग जो थे वो उनके इस आर्ट का फ़ायदा उठाते थे, बहुत कम लोग उनसे जूते बनवाते थे। अ गटलर साउंड एंड द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron, with sleeves turned back, blinking as if awakened from some dream of boots. एक कर्कश ध्वनि, कर्कश मतलब जो बड़ी हार्श सी साउंड आती है, और लकड़ी की बनी तंग सीढ़ियों से आते हुए उन स्लीपरों की टप टप की आवाज़, उनके जो पैरों में चप्पल उन्होंने या बूट जो भी पहने हैं उसकी आवाज़ उन लकड़ी की सीढ़ियों पर टप टप करती हुई सुनाई देती थी। और बिना कोट के, विदाउट कोट,
और लिटिल बेंट, थोड़े से वो झुके हुए से, इन लेदर एप्रन, उन्होंने चमड़े का एप्रन पहने हुए, एप्रन जैसे हम आगे लगाते हैं ताकि कपड़े ख़राब ना हो, विद स्लीव्स टर्न बैक, और जो शर्ट की बाजुएं होती हैं उसके जो आगे से उनको फोल्ड किया होता है, यानी कि आस्तीन को पीछे को मोड़े हुए, ब्लिंकिंग, पलकें झपकाते हुए वो ग्राहक के सामने ऐसे आकर खड़े हो जाते मानो बूटों के किसी स्वप्न से उन्हें जगा दिया गया हो। तो यहाँ देखिए, गटलर का मतलब है हार्श एंड ग्रेटिंग, जैसे खरड़ खरड़ की कोई आवाज़, कर्कश जैसी कोई ध्वनि, उसको बोलते हैं गटलर साउंड। एंड आई वुड से, हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर, और मैं कहता, मिस्टर गेस्लर आप कैसे हैं, कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए रूसी चमड़े के बूटों का एक जोड़ा बना देंगे। विदाउट अ वर्ड, बिना एक भी शब्द बोले, ही वुड लीव मी रिटायरिंग whence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair inhaling the incense of his trade। तो बिना एक भी शब्द कहे वहाँ मुझे छोड़कर, या तो वो जहाँ से आए थे वहाँ को, या फिर दुकान के दूसरे भाग में चले जाया करते थे, और मैं उनके दुकान में वहाँ बैठकर चमड़े की जो वहाँ गंध आती है उसमें सांस लेते हुए लकड़ी की कुर्सी पर बैठकर आराम करता रहता था। सून ही वुड कम बैक, जल्द ही वो अपना वापस आ जाते, और उनके हाथ में होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, अपने हाथ में उनके एक सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का जूता, चमड़ा लिए हुए, जूता नहीं चमड़े का टुकड़ा लिए हुए हाथ में वो वापस आ जाते, क्योंकि उन्होंने कहा था, नरेटर ने कहा कि मुझे रूसी चमड़े के जूते बनवाने हैं, तो उसी हिसाब से वो एक अच्छा क्वालिटी का गोल्डन ब्राउन कलर का सुनहरे भूरे रंग के चमड़े का टुकड़ा लिए हुए वापस आ जाया करते थे। ठीक है। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, आंखें उसके ऊपर गड़ाए हुए वो चमाए हुए कहते, ये कितना सुंदर टुकड़ा है। व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस मीन्स व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस। When I too had admired it, he would speak again। और जब मैं भी उस टुकड़े की तारीफ कर देता तो वह फिर बोलना शुरू करते, फिर बोलते, When do you want them? तुम्हें, आपको ये जूते कब तक चाहिए। And I would answer, Oh, as soon as you conveniently can। और मैं जवाब देता, उत्तर देता, जब भी आप सुविधापूर्वक दे सकें आप दे दीजिए। And he would say, Tomorrow fortnight। और वो जवाब में बोलते कि ठीक है, अगले एक पखवाड़े में, फोर्टनाइट होता है अगले 15 दिन में। और इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर, आई विल आस्क माई ब्रोडर, और अथवा वो मिस्टर गेस्लर की जगह अगर उनका भाई होता तो वो कहता कि मैं आपको अपने भाई से पूछ लूँगा और आपको बता दूँगा। देन आई वुड मर्मर, थैंक यू, गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। तब मैं धीरे से कहता, धन्यवाद मिस्टर गेस्लर, गुड मॉर्निंग, शुभ प्रातः। और गुड मॉर्निंग ही वुड रिप्लाई, वो भी जवाब में उन्हें गुड मॉर्निंग बोलते, स्टिल लुकिंग एट द लेदर इन हिज हैंड, और अभी भी हाथ में जो उन्होंने चमड़ा पकड़ा होता उसी की तरफ वो देख रहे होते। एंड एज आई मूव्ड टू द डोर आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अप द स्टेयर्स टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। और जब मैं द्वार की ओर चलता तो मैं उसे सीढ़ियों के ऊपर उनके बूटों के सपनों के संसार में जाते हुए उसके स्लीपरों की टप टप की आवाज़ को वहीं खड़े होकर सुनती। तो बच्चों, आपको यहाँ तक समझ आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई कैन नॉट फॉरगेट दैट डे ऑन विच आई हैड ओकेजन टू से टू हिम, मिस्टर गेस्लर, दैट लास्ट पेयर ऑफ बूट्स क्रीक्ड, यू नो। मैं उस दिन को नहीं भूल सकता जब मुझे उन्हें कहने का ये अवसर मिला था कि मिस्टर गेस्लर, वह बूटों का जो अंतिम जोड़ा जो मैंने पिछली बार आपसे बनवाया था वो क्रीक मतलब चूं चूं की वो आवाज़ करता है। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग, एज इफ एक्सपेक्टिंग मी टू विड्रॉ और क्वालिफाई द स्टेटमेंट, देन सेड, इट शुड हैव ग्रीक्ड।
उन्हें कुछ समय तक वो बिना उत्तर दिए मेरी ओर देखते रहे, मानो वह मुझसे मेरे बोलने को कि जो मैंने बोला था कि वो वापस लेंगे, कि मैं अपने शब्द वापस लूँगा कि नहीं नहीं मैंने गलत बोल दिया, या सुधारने की आशा कर रहा था। फिर वो बोले, चूं चूं तो नहीं करना चाहिए था। इट शुड हैव ग्रीट, मतलब चूं चूं तो नहीं करना चाहिए था। इट शुड हैव ग्रीट, यानी कि ये इन्होंने कहा, यू गॉट देम वेट बिफोर दे फाउंड देमसेल्व्स। तो वो कहते हैं कि ये आपने उन्हें उपयोग में लाने से पूर्व गीला किया था। यू गॉट देम वेट, क्या आपने पहनने से पहले उनको गीला किया था। सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, आप उन्हें वापस भेज देना। वो कहते हैं आई डिड, आई एम अफ्रेड, कहते हैं हाँ शायद किया था। यू गॉट देम यूज्ड बिफोर दे फाउंड देम सेल्फ, मतलब कि आपने क्या उनको गीला कर दिया था पहनने से पहले। ही सेड आई डोंट थिंक सो, नरेटर ने कहा नहीं मुझे तो ऐसा नहीं लगता। तो एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज, तो ऐसा जब मैंने कहा तो उन्होंने अपनी आंखें झुका ली, एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी। तो ऐसा कहने के बाद जब उन्होंने आंखें झुका ली तो ऐसा लगा मानो वे उन बूटों के बारे में ही सोच रहे थे, और मुझे बहुत खेद हुआ कि मैंने ऐसी गंभीर बात क्यों बोल दी थी। ठीक है, तो उस पर फिर वो बोले, सेंड देम बैक, आई विल लुक एट देम, आप मुझे वो जूते वापस भेज देना, मैं उनकी जांच करूँगा। ठीक है, सम बूट्स आर बैड फ्रॉम बर्थ, इफ़ आई कैन डू नथिंग विद देम आई टेक देम ऑफ योर बिल। तो कुछ जूते कहते हैं वो ऐसे ही होते हैं, सम बूट्स आर, कुछ बूट शुरू से ही ख़राब होते हैं, तो यदि मैं उनके बारे में कुछ ना कर सका तो मैं आपके बिल से उसका जो अमाउंट है भी वो मैं निकाल दूंगा, यानी उसके पैसे मैं आपसे नहीं लूँगा। वंस ओनली आई वेंट एब्सेंट माइंडेडली इनटू हिज शॉप इन अ पेयर ऑफ बूट्स बॉट इन एन एमरजेंसी एट सम लार्ज फर्म। एक बार, केवल एक ही बार मैं खोया खोया सा उसकी दुकान में वह बूटों का जोड़ा पहन के चला गया जो मैंने ज़रूरत पड़ने पर जल्दी में किसी और बड़ी फर्म से ख़रीदा था। मतलब उनकी बनाए हुए जूते वो नहीं थे, उनको ध्यान नहीं रहा राइटर को, और वो किसी और दुकान से मान लो उन्होंने ख़रीदे थे जूते, उन्हीं को पहन के वो इमरजेंसी में अचानक उनको जाना पड़ गया तो वो उनकी शॉप पे वो चले गए। ही टुक माई ऑर्डर विदाउट शोइंग मी एनी लेदर एंड आई कुड फील हिज आइज पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट। उसने बिना मुझे चमड़ा दिखाए मेरा ऑर्डर ले लिया और मैंने महसूस किया कि वो मेरे पैर के घटिया बूट को, पेनिट्रेटिंग द इंफीरियर कवरिंग ऑफ माई फुट, मतलब मैंने पैर के ऊपर जो कवरिंग चढ़ाई हुई थी, यानी कि मैंने पैर के ऊपर जो जूता पहना हुआ था वो ज़्यादा अच्छा नहीं था, वो उसको एकटक देखते रहे। एट लास्ट ही सेड, और अंत में उन्होंने कहा, दोज आर नॉट माई बूट्स, मतलब कि दोज आर नॉट माई बूट्स, वो मेरे द्वारा बनाए हुए जूते नहीं हैं। ठीक है, द टोन वॉज नॉट वन ऑफ एंगर नॉर ऑफ सॉरो, नॉट इवन ऑफ कंटेम्प्ट, बट देयर वॉज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। मतलब उनकी जो टोन थी बोलने की, ना तो उसमें गुस्सा था, ठीक है, ना ही उसमें कोई दुख था, और ना ही किसी तरह का कंटेम्प्ट। कंटेम्प्ट क्या होता है? तिरस्कार। यानी कि वो ये नहीं कहना चाह रहा था कि दूसरी कंपनी का बनाया हुआ जूता जो है वो घटिया था, बट देयर वाज इन इट समथिंग क्वाइट दैट फ्रोज द ब्लड। पर उनके बोलने में, उस खामोशी में ऐसी शांति थी जो कि खून को जमा रही थी। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable. तो उन्होंने अपना हाथ नीचे किया और बाएं बूट को उस स्थान पर उंगली से दबाया जो पूर्ण रूप से वहाँ पे आरामदायक नहीं था। मतलब उनको पता लग गया कि ये जो जूता है इस जगह पर नरेटर को तंग कर रहा था। ठीक है, इट अर्ज यू देयर ही सेड, फिर उसने अपने उसी जर्मन एक्सेंट में कहा, इट अर्ज यू देयर, मतलब ये आपको
यहाँ कष्ट दे रहा है, इट हर्ट्स यू हेयर। दोज बिग वर्म्स हैव नो सेल्फ रिस्पेक्ट, वो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी फर्म्स हैं, उनके कोई आत्मसम्मान की भावना उनमें नहीं होती। एंड देन एज इफ समथिंग हैड गिवन वे विद इन हिम ही स्पोक लॉन्ग एंड बिटरली। और तब जैसे कि उसके भीतर कुछ शिथिल सा पड़ गया हो, कुछ टूट गया हो मानो, वो काफ़ी देर तक और कड़वाहट के साथ वो काफ़ी लंबे समय तक बातें करता रहा। यानी वो उन दूसरी फर्म्स के बारे में कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, अच्छा जूता नहीं बनाते, पर उनके आवाज़ में कोई गुस्सा नहीं था, कोई तिरस्कार नहीं था, बस वो अपनी एक बात कह रहे थे। इट वॉज द ओनली टाइम आई एवर हर्ड हिम डिस्कस द कंडीशंस एंड हार्डशिप्स ऑफ हिज ट्रेड। और यही केवल वह समय था, मतलब पूरे टाइम में बस उसी समय, उससे पहले उन्होंने कभी किसी और के बनाए हुए जूतों की बुराइयां नहीं की थी। यही केवल मात्र वह समय था जब मैंने उसे अपने व्यवसाय की स्थितियों और कठिनाइयों पर बोलते हुए सुना था। तो बच्चों, आज हम इस चैप्टर को यहीं तक पढ़ेंगे, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा लंबा है और एक ही दिन में ये काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो कल इसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आपने इस वीडियो को ध्यान से और आराम से सुनना है, साथ में अपनी बुक को भी रखना है, और उसके साथ साथ प्रोनाउंस करना भी है शब्दों को, और डिफ़िकल्ट वर्ड्स को साथ के साथ आपने अंडरलाइन कर लेना है। तो कल दूसरे भाग के साथ, नई वीडियो के साथ फिर आपसे मिलने आऊँगी मैं। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, घर पर रहकर पढ़ते रहिए। ओके, सो बाय बाय, सी यू।